मानीराम का उपचुनाव हारने के बाद त्रिभुवन नारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी एक मजबूती बनाए जा रही थी। फिर से कांग्रेस की सरकार आई और इस बार मुख्यमंत्री उस शख्स को बनाया गया जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुत दिनों से नजर गड़ाए बैठा हुआ था। कांग्रेस का एक स्टेट फास्ट लीडर और त्रिभुवन नारायण सिंह की सरकार में लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करने वाले शख्स कमलापति त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 4 अप्रैल 1971 को कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। 3 सितंबर 1905 को बनारस में इनका जन्म हुआ था। काशी विद्यापीठ से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद फ्रीडम फाइटर बने, काफ़ी दिनों तक जेल में रहे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और नेता बनने से पहले ये एक जर्नलिस्ट थे। इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे कि मौर्यकालीन भारत, इस्लामी दुनिया का सरताज, चीन और चियांग, बापू और मानवता, बापू और भारत, बंदी की चेतना, पत्र और पत्रकार, योग पुरुष बाबू के चरणों में। 1967 से 69 के बीच जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई थी, बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, कांग्रेस खत्म होती दिख रही थी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बंटवारा हो गया था। उस समय जब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस ओ ज्वाइन कर लिए थे, सीबी गुप्ता कांग्रेस ओ ज्वाइन कर लिए थे, तब कमलापति त्रिपाठी एक उभरते हुए नेता दिखे। कमलापति त्रिपाठी ऑपोजिशन का एक केंद्र हुआ करते थे। संपूर्णानंद की सरकार में ऑपोजिशन जब सवाल उठाता था तो उसका केंद्र कमलापति त्रिपाठी हुआ करते थे। वो लोग कहते थे कि खुलेआम भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त हैं कमलापति त्रिपाठी। सीबी गुप्ता की सरकार में खुद सीबी गुप्ता ने कमलापति त्रिपाठी के ऊपर कई आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि कमलापति त्रिपाठी की सदस्यता खत्म कर दी जाए और चुनाव लड़ने पर भी इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन त्रिपाठी का कोई राइज रोक नहीं पाया और एक समय के बाद उत्तर प्रदेश में कमलापति त्रिपाठी की फैमिली एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिली बनी। कमलापति त्रिपाठी का कार्यकाल कुछ खास नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। इनके ऊपर बहुत से आरोप लगे। कहा जाता है जो सबसे बड़ा आरोप था और पहला आरोप था वो ये था कि ये ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते थे, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ फंड। बनारस में इन्होंने ज़बरदस्ती एक सर्किट हाउस बनवा दिया और सर्किट हाउस वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसके बाद इनके मिनिस्टर्स पे आरोप लगते थे कि इनके मिनिस्टर्स की कोई बात ही नहीं सुनता था ऑफिसर्स, और कई बार यह भी सुनते हुए पकड़ा गया कि मिनिस्टर्स ने ऑफिसर से कहा कि कुछ ले दे के काम करवा लो। इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ठप हो गया था, उत्तर प्रदेश का विकास ही रुक गया था। फिरोजाबाद में और बनारस में रायट्स हुए, सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। दलितों पर अत्याचार हुए। 1973 की गर्मियों में उत्तर प्रदेश में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन को और उत्तर प्रदेश के लोगों को झकझोर के रख दिया। ये घटना है पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच के मतभेद की। पीएसी वेतन में इंक्रीज की मांग कर रही थी, काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जब पानी सर के ऊपर चला गया तो पीएसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया,
सारे ऑफिसर्स को एकत्रित करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था पुलिस परिषद। पुलिस परिषद में दिन प्रतिदिन मेंबरशिप बढ़ती जा रही थी। 11 मई 1973 को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्टेट विजिट था और वो कानपुर आई, तो उनकी रैली से कुछ ही दूर पर पुलिस परिषद की एक रैली हुई और वहां पर पुलिस परिषद जिंदाबाद के नारे लगने लगे। सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो गई। 20 और 21 मई को लखनऊ विश्वविद्यालय में पुलिस और पीएसी के बीच में मुठभेड़ हो गई। फायरिंग की आवाज़ आई। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो आर्मी को बुलाया गया। जब आर्मी आई तो पीएसी के जवानों से बोला गया कि हथियार छोड़ दें, और उन्होंने नहीं छोड़ा। और आर्मी और पीएसी के बीच में खतरनाक मुठभेड़ हुई। 40 पीएसी के ऑफिसर्स की मौत हुई और साथ साथ कुछ आर्मी के जवान गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज जर्नलिस्ट जनार्दन ठाकुर ने एक आर्टिकल में लिखा कि यशपाल कपूर, जो कि इंदिरा गांधी के एक बहुत क्लोज एसोसिएट थे और साथ साथ उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने और हेमवती नंदन बहुगुणा ने मिलकर इस रिवोल्ट को कॉन्स्पिरेसी करके खड़ा किया था। अब आप समझिए कि किस तरह से सत्ता की लालच में हेमवती नंदन बहुगुणा ने और बहुत सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कितनी बड़ी बड़ी साजिशें की, कितनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज की। इस रिवोल्ट का फ़ायदा हेमवती नंदन बहुगुणा को डायरेक्ट मिला, क्योंकि इसके बाद, इस रिवोल्ट के बाद प्रेसिडेंट रूल लगा उत्तर प्रदेश में और उसके बाद मुख्यमंत्री चुने गए हेमवती नंदन बहुगुणा। इस रिवोल्ट ने कमलापति त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश की राजनीति की कैरियर को ही समाप्त कर दिया। 12 जून 1973 को इंदिरा गांधी ने इनसे इस्तीफा की मांग की और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इन्हें सेंटर में बुलाया गया और ये 3 बार राज्यसभा सांसद रहे और बाद में 1983 में इन्हें एआईसीसी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। कमलापति त्रिपाठी को कई बार एंटी मुस्लिम कहा गया। जब दंगे हो रहे थे तो कहा गया कि ये जानबूझकर दंगों को नहीं रोक रहे थे, पर 1984-85 के दौरान जो विश्व हिंदू परिषद की और आरएसएस की राजनीति थी, उसको भी कमलापति त्रिपाठी ने क्रिटिसाइज किया। तो ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल लीडर रहे उत्तर प्रदेश के। पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट के बाद भी कांग्रेस की राजनीति में काफ़ी इन्वॉल्व रहा करते थे और 1988-89 के दौरान इन्होंने राजीव गांधी को कई बार लेटर लिखा और चेतावनी दी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी के जो चमचे हैं वो उनके चमचे नहीं हैं, वो उनके हेटर्स बन चुके हैं। और उनकी चेतावनी बाद में सही साबित हुई और धीरे धीरे करके कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खत्म ही हो गई। 8 अक्टूबर 1990 को इनकी मौत हुई और अपने पीछे ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी छोड़कर गए। इनके बेटे लोकपति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में विधायक रहे। लोकपति त्रिपाठी की वाइफ चंद्रा त्रिपाठी लोकसभा सांसद रहीं। उनके बेटे राजेश पति त्रिपाठी एमएलए रहे और राजेश पति त्रिपाठी के बेटे ललितेश पति त्रिपाठी भी एमएलए रहे। राजेश पति त्रिपाठी और उनके बेटे ललितेश जब देखे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खत्म हो रही है तो 2021 में उन लोगों ने ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। धन्यवाद।